हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन ऑफ द बेस्ट एंड क्रिस्पीएस्ट टॉपिक है। बहुत अच्छा, प्यारा, स्वीट एंड सॉल्टी टाइप का टॉपिक है, मतलब आसान कर देगा चीजों को, नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सबसे खास और सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे इससे बनने वाले टॉपिक्स। फिलहाल नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें आरटी एकेडमी को और फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें आरटी एकेडमी को। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आईआईटी कानपुर से ढेर सारी पढ़ाई की है आपके लिए और फिर आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आज का काम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सबसे पहली बात कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है? अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पहले पढ़ चुके हैं वो पासिंग परपेंडिकुलर टू अ गिवन ए सरफेस एरिया। जो भी कोई एक सरफेस है, इमेजिनरी और रियल कोई भी हो सकती है, डू नॉट थिंक कि सरफेस किसी मटेरियल की होनी चाहिए, इट मे बी एन इमेजिनरी सरफेस, और उस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से जाएंगी दोज मस्ट बी परपेंडिकुलर। इफ द लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर वी हैव टू टेक अ कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर। ओके, तो ऐसी लाइनें जो किसी एक गिवन सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करती हैं वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल फाई से। गोल सा ऐसे बना देते हैं एंड वी राइट इट एज फाई। ठीक है, तो आप देखो ये सामने आपके एक इमेजिनरी काइंड ऑफ सरफेस बना रखी है मैंने, ये ग्रीन कलर की, आपको ऐसा एक स्लोप टाइप दिखाई दे रहा होगा। इस सरफेस में इस पर्टिकुलर जो येलो जोन है जो ये बनाया है, इस छोटे से जोन का डिफरेंशियल एरिया dA मैंने मान रखा है, और dA जो होगा वो एक्चुअली परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। ठीक है ना, तो हमने एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस निकाल रखा है। लेट अस सपोज कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस dA छोटे से रीजन में, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाया है इस तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो मैथमेटिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं d phi e, डिफरेंशियल फ्लक्स उस छोटे से जोन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटे वो होगा E डॉट dA, उस पर्टिकुलर जोन, उस पर्टिकुलर सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉटेड विद इट्स एरिया वेक्टर। तो ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, यानी कि परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है। और अगर मुझे टोटल फ्लक्स लिखना है तो यहां पर E डॉट dA, 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 यहां पर E डॉट dA एंड सो ऑन सो फोर्थ, और सारे के सारे सरफेस पर आप E डॉट dA करके जोड़ दीजिए, यानी शुद्ध भाषा में कहें तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, और अगर ये इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस मिल जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी बात, इफ दिस E फील्ड इज कांस्टेंट तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और हम इंटीग्रेशन के साथ डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट E डॉट A नॉट dA, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, इज इक्वल टू फाई E A cos थीटा। जैसे इंटीग्रेशन के बाहर आया dA इंटीग्रेट होने के बाद बेटा A बन जाएगा, तो वी विल राइट इट एज E डॉट A, और ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दी हो, अन्यथा इस डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करके काम चलता है। हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन यही है कि मान लो कोई सरफेस तुम्हारे सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ध्यान रखिए ऐसे टच नहीं हो रही है, these are not touching each other, these are crossing each other, एक दूसरे को कट करके जा रही है, क्रॉस कर रही है इस तरह से। और अगर लाइनें क्रॉस कर रही हैं किसी सरफेस को तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है किसी सरफेस को। क्लियर है मेरी बात? इफ some electric field lines are crossing through a cross sectional area or a surface area or imaginary surface perpendicular to it, यानी कोई ना कोई कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर आना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए। अगर कोई लाइनें पेनिट्रेट कर रही हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पेनिट्रेट कर रहा है। ये उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और ध्यान रखिएगा मैथमेटिकल डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। उसका एक छोटा सा वर्जन ये है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। जैसे सामने लिखा हुआ है, पहले आप सरफेस देखें, ये आपके सामने एक रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ सरफेस, रेक्टेंगल से मतलब नहीं, मतलब प्लेनार से है कि प्लेन सरफेस है, एंड यू हैव कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। और अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E डॉट A लिख सकते हैं। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर अगर निकाले तो अगेन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा,
और आप एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में ही है और एरिया वेक्टर भी राइट में है, तो आप ऐसा कहने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में जो एंगल है बेटे वो 0 डिग्री है, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और आपको दिखाई दे रहा है कि E डॉट A आप लगाएंगे इसे, मैं E डॉट A कर देता हूँ, वेक्टर बना देता हूँ। उसके बाद अगर E को E के मैग्नीट्यूड में, A को A के मैग्नीट्यूड में लिखें तो cos थीटा आ जाना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम थीटा को 0 रखते हैं क्योंकि 0 दिखाई दे रहा है तो E डॉट A हमारा आंसर होगा। लेट अस टेक अनदर केस। ये आपके पास ये जो बोल्ड लाइन बनी हुई है ये टेढ़ी सी सरफेस, ऐसी ये वाली सरफेस ऐसे रखी और ये वाली सरफेस को देखोगे तो इस तरह रखी। ध्यान देना कि ये सरफेस जो है वो बिल्कुल सीधे रखी और लाइनें ऐसे जा रही हैं परपेंडिकुलर वेट, और ये वाली सरफेस थोड़ी सी टेढ़ी रखी है इस तरह से, और लाइनें अब ऐसे टेढ़ी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही हैं जैसे पहले जा रही थी वैसे अभी भी जा रही, बस सरफेस ऐसे के बजाय ऐसे हो गई, झुक गई आगे की तरफ। तो कॉमन सेंस है कि हम इस टेढ़ी वाली सरफेस का एक प्रोजेक्शन लेते हैं जो डॉटेड लाइन बनी है which is perpendicular to these electric field lines, और अगर मैं इस जो स्लांट सरफेस थी वो टेढ़ी वाली सरफेस थी उसका एरिया वेक्टर लिखूं तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट स्लांट सरफेस आएगा और वो ए वेक्टर ऐसे बनेगा। एंड इफ आई रियली विश कि मैं इसका एरिया वेक्टर लिख दूं तो शायद उसका एक कंपोनेंट है थीटा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा a cos थीटा, और फिर ये a cos थीटा और e मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे e into a into cos थीटा, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा लगा, मतलब ये समझ आया कि अगर लाइनें कट कर रही हैं तो फ्लक्स है और नहीं कर रही हैं तो फ्लक्स नहीं है। अगर एरिया वेक्टर ऐसे है और फील्ड ऐसे है तो फ्लक्स है। सरफेस के परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो फ्लक्स है, और पैरेलल अगर लाइन है तो फ्लक्स नहीं है। बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखिए। आगे देखिए, phi is equal to E into A into cos थीटा है, कोने में छोटा सा लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी SI यूनिट बनाने जाऊं तो मैं SI यूनिट के तौर पर लिख सकता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका कारण है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो न्यूटन पर कूलम लिखी होती है, और जो एरिया होता है उसे तो हम मीटर स्क्वायर में लिख रहे होते हैं, और cos थीटा जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। अब अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा न्यूटन पर कूलम लिखना था इनटू मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट बनेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर लिख दिया करते थे, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और यूनिट होती है दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो फ्लक्स की एक और यूनिट बन जाएगी बेटा, हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वोल्ट पर मीटर, और एरिया के लिए लिखेंगे बेटा मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और फ्लक्स की जो यूनिट है उनमें से एक यूनिट जो है वो आ जाएगी वोल्ट इनटू मीटर। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये दो यूनिट्स हैं, दिस मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू और आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? अब देखें, आपके लिए बढ़िया सा सवाल बना हुआ है, आपके लिए डिस्क है, तवा है जो ऐसे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट दी गई है, और किस तरफ दी गई है वो आपको दिखाई भी दे रही है, और ये स्पेशली बताया जा रहा है कि दिस एंगल ऑफ द सरफेस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 53 डिग्रीज। तो मैं इसी क्वेश्चन को रीराइट करता हूं, दोबारा बनाता हूं, एंड आई ड्रॉ अ डिस्क हियर, एंड दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द डिस्क। और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लिख के ढेर सारी लाइनें नहीं बनाता हूं आपके लिए, और बस ऐसे बना देता हूं। और ये जो सरफेस से एरिया लिखा हुआ है वो 53 डिग्री का है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे कितना पास हो रहा है। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन डॉट ए वेक्टर, यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो तुम कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ E इंटू A इंटू cos थीटा, और बस cos थीटा रखना है, बात बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड E ही दे रखा है, और एरिया क्योंकि डिस्क का है तो आप इसे पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos थीटा की जगह अगर आपने 53 डाल दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, ये गड़बड़ हो जाएगी। कारण ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया लिख रहे थे तो ये विशेष ध्यान दे रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया जो है वो एंगल जो है वो सरफेस का नहीं, एरिया वेक्टर का होना चाहिए। आप देखें तो ये एंगल जो है वो 37 बचेगा,
और थीटा जो है इसमें, दिस थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऐसा कुछ। ये भूल जाइए गलती से भी कि सरफेस से एरिया लेना है। तो आपके लिए अब जो आंसर आने वाला है वो चीख चीख के आपको कहेगा कि फ्लक्स का मतलब है E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 53, नहीं बच्चों 37। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, किसी बच्चे को cos 37 की वैल्यू अगर पता है तो यू कैन राइट इट एज 4/5। अब आपके पास फ्लक्स आ गया। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देता, रेडियस की वैल्यू दे देता, तो सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर मेरी बात? आसान भी है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। देखें क्या है, कह रहा है कि ये एक डिस्क है। ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, उसका कारण ये है कि हम स्फीयर भी ऐसा ही बनाते हैं। 2D में स्फीयर कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे। तो ये डिस्क है और डिस्क पर ये सरफेस पर लाइनें ऐसे जा रही हैं। अगर हम इस डिस्क का एरिया वेक्टर कंसीडर करें तो देखें आप एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो मेरी समझ में एरिया वेक्टर से क्रॉस लिखा जाएगा। ध्यान दें कि अगर लेफ्ट की डायरेक्शन नोट करनी है तो आप ऐसे एरो बनाते हैं, राइट के लिए आप ऐसे एरो बनाते हैं, ऊपर के लिए आप ऐसे एरो बनाते हैं, नीचे के लिए ऐसे एरो बनाते हैं। अगर कोई चीज बाहर आ रही है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड के लिए आप ऐसे डॉट बनाते हैं, और कोई चीज अगर बोर्ड के अंदर जा रही है तो उसके लिए क्रॉस बनाते हैं। तो लॉजिकली अगर मैं इसका एरिया वेक्टर रखाऊंगा तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सरफेस इस डिस्क की हमारे इस बोर्ड पर लाई कर रही है, ऐसी सरफेस है, और इस तरह की सरफेस पे अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यू कैन सी कि हमारे पास एक तरह का एरिया वेक्टर आ गया बेटा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिख रही है आपको ये पेन की, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। एंड इफ द लाइंस आर लाइक दिस, जैसे मेरा हाथ है, इसी के पैरेलल लाइंस हैं, और एरिया वेक्टर ऐसे हो गया है तो आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन से परपेंडिकुलर मेरा एरिया वेक्टर, तो हम कहेंगे कि जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो होगा E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है कि लाइंस और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई E इंटू ए इंटू कॉस 0, जिसकी वैल्यू कुल मिलाकर आ जाएगी 0। तो फ्लक्स 0। एक तो इसको एरिया वेक्टर और फ्लक्स फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के एंगल से देखा जा सकता है। दूसरा ऐसा भी देखा जा सकता है कि कितनी लाइनें कट करके हमारे इस सरफेस को जा रही हैं। अगर कुछ लाइनें कट कर रही हैं तब तो फ्लक्स है, और लाइनें कट नहीं कर रही तो फ्लक्स नहीं है। आप देखें कि ये सारी लाइनें हमारे डिस्क को कट करके आगे से पीछे या पीछे से आगे नहीं आ रही हैं। These lines are lying on the surface। ये इस सरफेस पर लाई कर रही हैं, लेटी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, लेकिन ये कट करके आगे पीछे नहीं जा रही हैं। These are not penetrating the surface। तो अगर कोई लाइन पेनिट्रेट करके आगे पीछे नहीं गई, सरफेस पर लाई कर रही है, तो कभी भी फ्लक्स नहीं आएगा। लाइन के होने से मतलब नहीं है, लाइन अगर ऐसे है तो फ्लक्स नहीं है, लाइन ऐसे है जो कट करके चली जाए तो फ्लक्स है। कितनी लाइनें कट करके जा रही हैं इससे मतलब, लाई करने से मतलब नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो दो तरह से इसको देख सकते हैं इस सवाल को। आगे देखें मेरे बच्चों, एक वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके सामने। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा दे रखा है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और दूसरा मेरे बच्चों आपको एरिया वेक्टर दे रखा है, एंड दैट इज 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 8k कैप। क्लियर है मेरी बात? और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस एरिया से बता दीजिए जिस सरफेस का एरिया हमने इस तरह का लिख रखा है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दुनिया खुश। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप होता है, और डॉट करेंगे एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर इज 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 8k कैप। विशेष बेटा ध्यान रखिए कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ करिए, अन्यथा जितना भी करेंगे वो सब जीरो आएगा। मतलब i का डॉट j के साथ जीरो, i का डॉट k के साथ जीरो। 90 डिग्री के केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। इस वजह से जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो दिमाग में रखें कि आप हमेशा i का i के साथ और j का j के साथ और k का k के साथ, बस ऐसे ही करना है। ये तीन चीजें करनी है। तो चलो करते हैं। i का i के साथ करेंगे तो 2 into 2 is 4, और i डॉट i की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, -3 और -7 नहीं प्लस 21, और फिर j डॉट j ये फिर से 1 होता है, और 7 - 8 56,
और ये k कैप डॉट k कैप अगेन 1 होता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट अ वेक्टर, इट इज स्केलर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आंसर आ रहा है, तो लॉजिकली हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं है। एक्चुअली ये कितनी फील्ड, कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी सरफेस के आर पार जा रही है, ये बताने का काम करता है। धीमे धीमे जब गॉस लॉ में अंदर आएंगे तब इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल I into I is 1, this becomes 4, J into J is 1, this becomes 21, and K in dot K is nothing but 1. तो this is your simple sweet answer। और हम न्यूटन पर कूलम into मीटर स्क्वायर ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस का खेल बचा है। दिस इज हाउ वी परफॉर्म द डॉट प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे आइए बेटा, एक बहुत ही अच्छा सवाल लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जोन में दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जिद्दी है और वो कह रही है कि हम सिर्फ आई कैप में हैं और कहीं नहीं है। डायरेक्शन इज वेरी मच फिक्स्ड। अगर डायरेक्शन फिक्स्ड है तो मैं आपके लिए इसकी डायरेक्शन अगर बनाकर दिखा दूं तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया में किसी जगह x की कोई वैल्यू हो, y की कोई वैल्यू हो, z की कोई वैल्यू हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी दिशा में बनाना है। एंड दिस इज नथिंग बट E नॉट आई कैप। और ये E नॉट आई कैप जो है वो कांस्टेंट है। उसका कारण है कि E नॉट इज प्रोवाइडेड एज कांस्टेंट और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। और पूछा जा रहा है कि ये जो क्यूब हमने बना रखा है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या है। ये स्टैंडर्ड सवाल है आपके बोर्ड के लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको देखें, बात करते हैं। We have a surface here, we have a surface here, we have a surface inside, we have a surface down। जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सरफेस, इसको 1 बोल देते हैं। जो रूफ है उसको सेकंड सरफेस बोल देते हैं। पीछे के साइड वाले सरफेस को 3 बोलते हैं और बॉटम बेस को हम 4 सरफेस बोलते हैं। आप देखें कि चाहे 1 पे खड़े हैं, चाहे 2 पे खड़े हैं, चाहे 3 पे खड़े हैं, चाहे 4 पे खड़े हैं, जब बेटे हम ये 1 का एरिया वेक्टर बनाएंगे तो इट विल कम आउटसाइड, इस तरह से बाहर आएगा। और जब पीछे 3 का एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ये पीछे की तरफ अंदर जाएगा। क्लियर? जब 2 का एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ये y की तरफ बाहर आएगा और 4 का एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ये बेटा नीचे की तरफ -j की तरफ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। तो हम कहेंगे फॉर सरफेस 1, 2, 3 एंड 4। फॉर सरफेस सबसे पहला 1 के लिए बातें करते हैं। 1 का मतलब ये बाहर वाली सरफेस। अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूं तो एरिया वेक्टर तो a² है और डायरेक्शन जो है बेटा वो z की तरफ है, यानी कि हम लिख सकते हैं k कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड आज के जमाने में जो भी है वो है E नॉट आई कैप। अगर मैं इन दोनों का डॉट कराता हूं तो E डॉट a अपने आप में 0 निकल के आएगा। उसका लॉजिक क्या है कि 90 डिग्रीज पर है और डॉट तो 0 होना ही। इसी प्रकार से आप सेकंड सरफेस जो कि टॉप रूफ वाली सरफेस, इस पे देखें एरिया वेक्टर y की तरफ जा रहा है तो आप एरिया वेक्टर लिखेंगे तो क्यूब का फेस का जो एरिया है वो a² बनेगा एंड इट विल बी नथिंग बट j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें ये दोबारा से हर जगह पर, क्योंकि E नॉट आई कैप दे रखी है, तो जब भी कभी आप E डॉट a कर लेंगे तो ये अगेन 0 आएगा क्योंकि I और J अगेन 90 डिग्रीज पर है। आप इसी प्रकार से थर्ड सरफेस की बातें कर लें तो एरिया वेक्टर थर्ड सरफेस का आप देखें तो पीछे की तरफ सरफेस है। फेस का एरिया तो a² है लेकिन जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ की जो सरफेस है, बाहर की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव z लिया हुआ है, पॉजिटिव k लिया है, तो अंदर की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव k होगी। तो आई विल बी राइटिंग एज -k। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा फिर से यही है क्योंकि प्रोवाइडेड है कि वो कांस्टेंट है आई कैप। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट किया जाए a वेक्टर का तो 0 आना है क्योंकि आई कैप और k कैप अगेन 90 डिग्री पर है। आप देखें कि 4 वाली सरफेस जो है उसका एरिया वेक्टर -j कैप नीचे की तरफ जा रहा है बॉटम का, तो जो एरिया वेक्टर है बेटे वो आएगा a² और फिर -j कैप। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप दोबारा लिखेंगे E नॉट आई कैप। इन दोनों का जब आप बेटे डॉट कराएंगे दोनों फिर से 90 डिग्री पर हैं तो फ्लक्स 0 आने वाला है। इन चारों सरफेसेस से किसी तरह का कोई फ्लक्स नहीं है। आप देखें मैंने आपको करके दिखाया वरना 1 मिनट में दिखाई देता है कि फर्स्ट सरफेस का वेक्टर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में 90 डिग्री, सेकंड सरफेस का ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में अगेन 90 डिग्री, थर्ड सरफेस का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में अगेन 90 डिग्री, बॉटम वाली सरफेस 4 उसका एरिया वेक्टर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में अगेन 90 डिग्री, तो फ्लक्स हुआ 0। लॉजिकली मेरी बात क्लियर? नाउ इफ आई से
कि ये जो सरफेस 5 है और राइट वाली सरफेस 6 है, मैं 5 से इस तरफ एक एरिया वेक्टर बनाता हूँ। कहोगे एरिया वेक्टर सर इधर क्यों बना रहे हो? तो हम आपको ये कहेंगे बेटे कि एरिया वेक्टर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा होता है आउटवर्ड नॉर्मल। 6 का एरिया वेक्टर किधर बनेगा? इस तरफ आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर है क्या मेरी बात? जवाब है हाँ। आप जरा 5 वाली सरफेस से बातें करिए। 5 वाली सरफेस से जब आप बात करेंगे तो एरिया वेक्टर जो लिखा जाएगा वो फेस का एरिया तो a² ही बनेगा, लेकिन जो उसका डायरेक्शन होगा बेटा वो माइनस आई कैप होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे E नॉट और प्लस आई कैप। आप जब E डॉट आई कर देंगे आपको ऐसा E डॉट एरिया वेक्टर ये करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट, एरिया वेक्टर इज a² एंड I डॉट माइनस आई। आपको पता है कि I और I 1 होता है और माइनस को निकाल ले बाहर तो ये फ्लक्स हो गया बेटा नेगेटिव। इस प्रकार से फ्लक्स नेगेटिव हो गया। जो फ्लक्स, जो लाइनें क्लोज्ड सरफेस के अंदर घुस रही हैं, अंदर आ रही हैं, एंटर कर रही हैं, दोज आर टर्म्ड एज नेगेटिव फ्लक्स। ठीक, अब चर्चा करते हैं सिक्स्थ सरफेस की। सिक्स्थ सरफेस को देखें तो आप कहेंगे एरिया वेक्टर जो है बेटा सिक्स्थ सरफेस का क्योंकि राइट में दिखाई दे रहा है तो आप लिखेंगे a² आई कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा जन्मांतर के लिए कांस्टेंट दे रखी है आई कैप। इसी प्रकार से अगर आप फ्लक्स लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो E डॉट a होता है, E का मतलब E नॉट और A का मतलब a² और फिर आई कैप डॉट आई कैप। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई कैप डॉट आई कैप तो खत्म ही हो गया ये हुआ। अगर आप यहां देखें तो you can write it as I5 and you can write it as phi6। बाकी सबसे तो जीरो ही था। दुनिया वाले कहें कि बताइए भैया phi नेट कितना है, तो आप सीधी सीधी जानकारी देने वाले हैं कि phi 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ दीजिए, बात बन जाएगी। शुरुआत की सारी राम कहानी किसी काम की नहीं थी, उसको इग्नोर कर दीजिए, आपके पास ये आंसर आ गया। आप देखिए phi 5 की वैल्यू माइनस E नॉट a² है और phi 6 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो प्लस E नॉट a² है और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। उसका लॉजिक क्या है? जितनी फील्ड लाइनें, जितनी फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के बाहर जा रही हैं। तो जितना इनपुट फ्लक्स है उतना ही आउटपुट फ्लक्स है। अगर इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स बराबर हो जाएं तो हम कहने लग जाएंगे कि जो नेट फ्लक्स है वो 0 है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लोज्ड सरफेस में काम करेगा, ओपन सरफेस में से कॉन्सेप्ट का कोई लेन देन नहीं है। अच्छा सा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। इस सवाल उससे थोड़ा कठिन है, थोड़ा खतरनाक है। उसका लॉजिक ये है कि आपको यहां पर आप बेटे देखें तो x दे रखा है, यानी फील्ड चेंजेस विद x। लिख लेते हैं x के साथ फील्ड बदलती है। तो दुनिया कुछ x के साथ फील्ड बदलती है, हमें क्या करना है? करना कुछ नहीं है, आपकी बातें करते हैं। बाहर वाली सरफेस 1 है, अंदर वाली 2 है, पीछे वाली 3 है और नीचे वाली 4 है। चाहे ये फील्ड बदल रही है और चाहे नहीं बदल रही है, भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड सारी की सारी जो है मेरे बच्चे वो आई कैप में है, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। जो फील्ड है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। अब आप देखिए फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, पुराने जैसा 0 फ्लक्स, 2 से भी 0, 3 से भी 0, 4 से भी 0। तो आप कहेंगे कि phi 1, और कारण क्या है कि 1 2 3 4 का जो एरिया वेक्टर है वो या तो j कैप में है या k कैप में, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिक्टली i कैप में है। तो phi थ्रू फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू phi थ्रू सेकंड सरफेस इज इक्वल टू सेम चीज फॉर 3 एंड सेम चीज फॉर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 से तो कोई मतलब नहीं है। नाउ इफ आई लेबल these cube या these lines to be as ऑफ साइड A, जैसे पहले क्यूब को लेबल किया था वही कर लेते हैं कि A साइड्स की, और जो आपका ओरिजिन है which you call as 0, 0, 0, इस ओरिजिन से बच्चों किसी A सेपरेशन पर मेरा क्यूब स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो ओरिजिन हमने मान रखा है उससे A सेपरेशन x में खिसक जाने के बाद हमारा क्यूब स्टार्ट होता है, और A सेपरेशन का या A साइड का क्यूब रखा हुआ है। You have a fifth surface over here, you have sixth surface over here। अब आप लोगों को क्या करना है? इससे फ्लक्स लिखना है। तो फिफ्थ सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल की वजह से बेटा बाहर जाएगा,
और सिक्स्थ सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल की वजह से इधर बाहर जाएगा, राइट साइड में आएगा। नाउ इफ यू विश टू ड्रॉ सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मार्क की जाएगी और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मार्क की जाएगी। वो तो एक्स एक्सिस में ही दे रखी है। आपने ई और ई प्राइम क्यों लिखा, उसका तो लॉजिक है कि आप ओरिजिन से चलकर बेटा आ रहे हैं, आप फिफ्थ सरफेस के लिए ए दूरी चलकर आए और सिक्स्थ सरफेस के लिए ओरिजिन से a प्लस a 2a सेपरेशन चलकर आए। तो जब x बदल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी, इस वजह से फिफ्थ सरफेस के क्रॉस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और सिक्स्थ सरफेस के क्रॉस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। तो आइए 5 निकालें और दूसरी चीज कि 5 6 निकालें। तो 5 निकालने के लिए देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, एरिया वेक्टर लेफ्ट में है, तो लॉजिकली इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। अब चाहो तो डायरेक्टली नेगेटिव रख लो और चाहो एरिया cos थीटा को 180 रख के -1 कर लो। तो चलो कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड एरिया इज A एंड cos थीटा, इस तरह की बातें करनी है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, जब सरफेस 5 पर लिखेंगे तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी E0 इनटू x की जगह देखें तो हम ओरिजिन से जब a सरफेस a दूरी चलाते हैं, a लेंथ चल के आगे आते हैं, तो हमारी फिफ्थ सरफेस पड़ती है। तो x की जगह पे कितना लिखना चाहिए हमें, a। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लिखेंगे E0 इनटू a। और एरिया की जगह अगर हम देखें तो वी विल बी राइटिंग एज a स्क्वायर, क्योंकि साइड हमारे क्यूब की a है और किसी भी फेस का एरिया a स्क्वायर होता है। एंड वी राइट इट एज cos 180 डिग्रीज। cos 180 -1 होता है, तो हम लिखेंगे -E0 a क्यूब। दिस इज द फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस। और लॉजिकली जो फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर एंटर करेगा वो नेगेटिव होगा और जो बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। आइए मूव ऑन टू सिक्स्थ के अंदर भी वही कहानी है, E इंटू A इंटू cos थीटा। अगर मैं इस E प्राइम की बातें करूं तो E प्राइम का मतलब होगा E0 इंटू x, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन बदल रहा है x के साथ। तो मैं देखूंगा कि सिक्स्थ सरफेस पे आने के लिए क्या मुझे 2a दूरी चलनी पड़ी ओरिजिन से। तुम कहोगे यहां से यहां तक a चलना पड़ा, यहां से नहीं। x कहां से नापा जा रहा है, ओरिजिन से नापा जा रहा है, तो ओरिजिन से पहले a चले फिर और a चले तब जाके सिक्स्थ सरफेस आई, यानी 2a चले। तो x की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 2a। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह E0 इनटू 2a और एरिया की जगह मेरे बच्चे a स्क्वायर लिखेंगे। उसका लॉजिक है कि इस फेस का एरिया भी a स्क्वायर ही हो। और यहां पर लिखेंगे बेटा cos थीटा की जगह cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में और एरिया वेक्टर भी राइट में और जो थीटा है दोनों के बीच में वो 0 डिग्री का है। इसलिए cos 0 की वैल्यू तो आप जानते हैं कि 1 होती है। आपके लिए आंसर आया E0 इनटू a क्यूब इनटू 2। ये बात होगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फ्लक्स दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इससे इसके मैग्नीट्यूड और साइन के साथ अलजेब्रिकली ऐड करना चाहिए। तो हम लिखेंगे व्हाट इज phi net। तो जब आप बेटे इसमें phi net लिखने वाले हैं तो आप तुरंत कहेंगे कि ये वैल्यू 5 प्लस 5 को ऐड करने के बाद आती है। दिस इज -E0 a क्यूब, दिस इज 2 टाइम्स E0 a क्यूब। तो आप देखें कि आपके पास 2 में से बन जाएगा तो E0 a क्यूब आंसर बचेगा। दिस इज योर नेट फ्लक्स। क्या मेरी बात समझ आती है अच्छी तरह, एकदम आराम से। ये आपका फ्लक्स है और आप देखें कि जो फ्लक्स है बच्चे वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। फ्लक्स इज नथिंग बट पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब जितनी लाइनें अंदर एंटर कर रही हैं उससे बहुत ज्यादा लाइनें बाहर निकल रही हैं, क्योंकि अगर लाइनें ज्यादा बाहर निकलेंगी तभी पॉजिटिव फ्लक्स आ सकता है। इससे एक लॉजिक ये निकल के आता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसा है जो इस क्यूब के अंदर रखा है कि जितनी लाइनें बाहर से अंदर आ रही थी वो तो बाहर निकल ही गई, साथ में उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक्स्ट्रा लाइनें बाहर निकल गई। ये बात क्लियर है? जवाब है हाँ, क्लियर तो होगी। आइए एक छोटी सी चीज और बताता हूं। कंसीडर दिस ऑरेंज लाइन नॉट एज अ लूप बट एज अ क्लोज्ड सरफेस। इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, कोई क्लोज्ड सरफेस है, मुझे नहीं पता कैसी। आप एक स्फीयर ले लीजिए, उसको चारों तरफ पीट लीजिए, छेद ना हो उसमें, ओपन ना हो जाए, क्लोज ही रखिए, और वो टेढ़ी मेढ़ी जो भी इर्रेगुलर काइंड ऑफ सरफेस बन जाएगी, क्लोज्ड सरफेस बन जाएगी, हमने बोली है। इतना टेढ़ा मेढ़ा करने की क्या जरूरत है? अगर स्फीयर ले लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे, तो आप कहोगे कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में काम करता है, इर्रेगुलर में काम नहीं करता। तो हमने इसको जितना चाहा उतना इर्रेगुलर बना लिया। कॉन्सेप्ट जो सिखाने जा रहा हूं वो हमेशा काम करेगा। देखो क्या है, मैंने बाहर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस प्रकार से, एंड दिस प्लस क्यू चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चारों दिशाओं में है लाइनें, पर मैं तो उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा जो इस क्लोज्ड सरफेस
से जा रही है, ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड सरफेस से जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइनें जब अंदर एंटर करी बच्चे, तो आपने कहा कि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर लाइनें आ रही हैं, तो अंदर आने वाली तो नेगेटिव फ्लक्स होता है। तो आप देखें नेगेटिव कैसे होता है, इस जगह पर जहां इंसिडेंस हो रही है लाइन, वहां पे फील्ड देखें अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर देखें इधर, फील्ड देखें अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, फील्ड देखें यहां, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, और आप किसी भी एंगल को नापेंगे तो थीटा 90 से बड़ा मिलेगा और 90 से बड़े एंगल पे cos थीटा नेगेटिव होता है। इस वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स है बेटा, यानी कि जो इनसाइड इनपुट फ्लक्स है, जो अंदर आने वाला फ्लक्स है, वो नेगेटिव है। और यही जो लाइनें बाहर जा रही हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें राइट में, एरिया वेक्टर भी ऐसे राइट में, थीटा 90 से छोटा निकल कर आएगा, एंड यू फाइंड कि जितनी लाइनें बाहर जा रही हैं उनके लिए फ्लक्स पॉजिटिव। अब आप इसको कैलकुलेट मत करिए बार बार कि कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है और कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, आप ये कैलकुलेट मत करिए, बस ये देखिए कि आपको डायग्राम में कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 लाइंस इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जाती हुई दिखाई गई, यानी 6 लाइनें अंदर आती हैं। क्या 6 ही बाहर चली जाती हैं? तो हम कहेंगे हाँ, हम कहेंगे जितनी लाइनें अंदर उतनी लाइनें बाहर, जितना फ्लक्स इनपुट उतना फ्लक्स आउटपुट, जितना फ्लक्स अंदर उतना फ्लक्स बाहर, जितना फ्लक्स नेगेटिव उतना फ्लक्स पॉजिटिव, जोड़ने के बाद जीरो। तो अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में, ओपन सरफेस में कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, विशेष ध्यान रखिए, किसी क्लोज्ड सरफेस में अगर नंबर ऑफ लाइंस इनपुट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ लाइंस आउटपुट के, तो जो टोटल फ्लक्स है बेटा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बराबर है, इनपुट नेगेटिव फ्लक्स है और आउटपुट पॉजिटिव फ्लक्स है, जुड़कर कितना होना है, जीरो। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, एंड दिस कांसेप्ट होल्ड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। ये जो चीज निकल के आएगी, जितना फ्लक्स अंदर उतना फ्लक्स बाहर, जिसकी वजह से क्लोज्ड सरफेस पे जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स आएगा कब क्लोज सरफेस से? तब आएगा जब इस चार्ज को उठाकर इस सरफेस के अंदर रख देंगे, तो सारी की सारी लाइनें सिर्फ बाहर जा रही होंगी, अंदर कोई लाइन आ ही नहीं रही होगी। यानी कि किसी भी तरह का फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस में तभी आ सकता है जब कोई ना कोई चार्ज उस सरफेस के अंदर, उस कैविटी के अंदर रख दिया गया हो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमारे एक बहुत प्यारे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने बहुत सारा मैथ में काम किया, गॉस, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि अगर मान लो कि कोई पाइप है और वो कहां से पानी ला रहा है पता नहीं, बट पानी ला रहा है, एक पॉइंट है वहां से पानी अपने आप आ रहा है, ऐसा कंसीडर कर लो, और वो पाइप से मान लो कि 40 लीटर पानी पर सेकंड बाहर निकल रहा है, and if I enclose the source with a surface, एक क्लोज सरफेस बना लें और सोर्स को इनक्लोज कर लें, तो उस सरफेस से हर सेकंड 40 लीटर पानी निकलेगा। मैं उसको अगर बड़ा भी कर लूं सरफेस को तो भी 40 लीटर पानी निकलेगा, छोटा भी कर लूं तो भी 40 लीटर पानी निकलेगा, और टेढ़ा मेढ़ा भी कर लूं तो भी 40 लीटर पानी निकलेगा। इससे बनाया उन्होंने गॉस लॉ, जो जुड़ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। दिस कॉन्सेप्ट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ गॉसेस लॉ। उस थ्योरम में बड़े काम करेंगे। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे, आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फीलिंग आई होगी। जो सवाल कराए हैं इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, काम आएंगे। थोड़ा सा गॉस लॉ की डेफिनेशन और उसकी फॉर्मूले को पढ़ने के बाद दोबारा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बहुत अच्छे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करेंगे। आपको फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ कर रहे होंगे। फिलहाल मेरी इच्छा ये थी ये सिखाने की कि अगर क्लोज सरफेस हो तो जितना फ्लक्स अंदर उतना फ्लक्स बाहर, इसको आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ को डेवलप करेंगे और गॉस लॉ का इस्तेमाल सीखेंगे कि कहां-कहां किस-किस तरह के आइडियाज गॉस लॉ हमें फ्लक्स के बारे में देता है, और फ्लक्स अल्टीमेटली जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सरफेस के आर-पार जा रही है इसके बारे में जानकारी देती है। तो कहानी को आज खत्म करते हैं, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है और हम कहते हैं कि थैंक्स फॉर वाचिंग। पूरे साल पढ़ते रहिए, हमसे फॉलो करते रहिए ईयर लॉन्ग कोर्सेज के लिए। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। बहुत सारी पढ़ाई आईटी कानपुर से करके आए हैं आपके लिए, आरटी एकेडमी पर पढ़ा रहे हैं। इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए, बहुत सारा काम करना है पूरे साल आपके साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में गॉसेस लॉ के साथ और गॉस लॉ की बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ। स्टे ट्यून्ड।